आज एक और नया वीडियो हम लोग क्लास से 9th एंड 10th से रिलेटेड देखेंगे, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। क्लास 9th में चैप्टर 5 के तौर पे स्पेशली मिलेगा। इस चैप्टर को इसलिए लिया गया है क्योंकि कैसे ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आया, कहाँ से ज्योमेट्री टर्म आया, कौन इसको पहले डिराइव किए, ज्योमेट्री के पहले कुछ था या नहीं था, ज्योमेट्री स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तो ज्योमेट्री का जो स्टार्ट है वो यूक्लिड के द्वारा किया गया था, जिसमें यूक्लिड का टाइम पीरियड था 640 बीसी से 546 बीसी। कहाँ से कहाँ तक टर्म था? 640 बीसी से, लिख देते हैं इसको, 640 बीसीई से 546 बीसीई तक। किसका? यूक्लिड जी का। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो मिस्र के रहने वाले थे, इजिप्ट के। इजिप्ट को इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? मिस्र। तो मिस्र के शहर एक था अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया वहीं के रहने वाले थे। उन्होंने ज्योमेट्री का विकास किया था। बहुत इनको आगे भी बहुत सारे आए, थेल्स आए, पाइथागोरस आए, बट ज्योमेट्री का स्टार्ट यहीं से किया। इन्होंने पॉइंट के बारे में डिटेल में बताया, लाइन के बारे में बताया, और जो भी डिफिनेशन है इन्होंने दिया पॉइंट से रिलेटेड, लाइन से रिलेटेड या प्लेन से रिलेटेड, जो भी था उसको मैथमेटिशियन के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। पहले भी ऐसे भी मान्यता है कि ज्योमेट्री सेक्शन को पहले लोग एक बात चलन के रूप में कर देते थे। जैसे कोई भी चीज़ शो कर रहा है उसके बारे में आप कहिएगा, एक कमरा के बारे में जो हम देख रहे हैं उसी के बारे में अब आपको पढ़ने के लिए बोला जाए तो पहले के लोग वही थे जो जान नहीं भी पाते थे कि क्या इसको भी हम पढ़ सकते हैं, क्या इसको भी हम कंप्यूट कर सकते हैं। तो वही यूक्लिड के साथ हुआ था। स्टार्ट करने वालों को मूर्ख आदमी मानता है। तो जब यूक्लिड स्टार्ट कर रहे थे ज्योमेट्री का टर्म, तो उनको पहले भी हंसी का पात्र माना गया था। चलिए, ये सब कहानी है, बात की बात हम करते हैं। क्लास 9 में हम लोग को देखना है कि यूक्लिड कुछ एक्जिम दिए। पोस्टुलेट क्या है, एक्जिम क्या है, थ्योरम क्या है। एक्जिम पोस्टुलेट जानेंगे, उसके बाद थ्योरम क्या है जानेंगे, कोरोलरी क्या है ये भी जानेंगे। तो पहले आइए एक्जिम के बारे में बात करते हैं। एक्जिम क्या है? वैसा एक यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है एक्जिम। एक्जिम क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको प्रूफ के कोई ज़रूरी नहीं हो। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि सेल्फ प्रूफ है। सेल्फ प्रूफ है। जैसे सन हमारा ईस्ट में राइज कर रहा है तो इसको प्रूफ करने की हमको ज़रूरत नहीं है। अर्थ जो है सन के अराउंड घूम रहा है, चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो इसको हमको प्रूफ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ऐसे टर्म को क्या बोलते हैं? एक्जिम बोलते हैं। और पोस्टुलेट क्या है? तो एक्जिम का डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा, लिख देते हैं। इसको हम लिख दिए हैं सेल्फ प्रूफ। सेल्फ प्रूफ को ही लिख दिया यूनिवर्सल ट्रूथ, दोनों एक ही चीज़ है। वैसा स्टेटमेंट जो सेल्फ प्रूफ हो उसको क्या बोलेंगे? एक्जिम बोलेंगे। एक्जिम और पोस्टुलेट दोनों सेम ही है, बहुत हद तक सेम है। पोस्टुलेट ये भी क्या है? सॉरी, सेल्फ प्रूफ स्टेटमेंट है। सेल्फ प्रूफ स्टेटमेंट है जो विच इज जो रिलेटेड टू विच इज रिलेटेड टू टू ज्योमेट्री, विच इज रिलेटेड टू जियोमेट्री। ठीक है? वैसा स्टेटमेंट जो सेल्फ प्रूव हो बट ज्योमेट्री से रिलेटेड हो उसको क्या बोलेंगे? पोस्टुलेट बोलेंगे। एक्जिम में ऐसा नहीं है। एक्जिम में ऐसा नहीं है कि जो ज्योमेट्री से रिलेटेड सेल्फ प्रूव होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, उसी को बोलेंगे। बट पोस्टुलेट क्या है? ये स्पेसिफिक कर दिया, मतलब एक्जिम का एक पार्ट हो गया पोस्टुलेट। सेल्फ प्रूफ तो स्टेटमेंट है बट एक किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू ज्योमेट्री, क्योंकि इसका यूज हम लोग ज्योमेट्री में करेंगे। ठीक है? इसी पे बात आएगा एक थ्योरम। थ्योरम क्या होता है? थ्योरम आप लोग जानते होंगे। तो जो थ्योरम हुआ, जो प्रमेय हिंदी में बोलते होंगे, प्रमेय वैसा स्टेटमेंट है, वैसा कथन है, एक ऐसा कथन जिसको प्रूफ का जरूरत हो। मतलब कि द स्टेटमेंट, इंग्लिश में अगर बोला जाए तो स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट रिक्वायर
that require a proof। इसको क्या रिक्वायर है? प्रूफ का जरूरत है। इसको हम प्रूफ करेंगे तभी वो थ्योरम होगा। अगर प्रूफ हम नहीं कर पाते हैं तो नहीं होगा। हिंदी में जानिएगा तो प्रमेय क्या है? तो प्रमेय वैसा कथन है जिसको हमको प्रूफ करने का जरूरत होता है इन रिलेटेड टू ज्योमेट्री। ठीक है ना, ज्योमेट्री में ही हम लोग मिलेगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज और होता है जो आपको यूज तो करना नहीं है, उसको भी देख लेते हैं। कोरोलरी। व्हाट इज कोरोलरी? तो कोरोलरी ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको थ्योरम का पार्ट है। जैसे आप ऊपर पढ़े होंगे कि एक्जिम, वैसा एक्जिम जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है उसको पोस्टुलेट बोल दिए, सेम वही है थ्योरम। थ्योरम का वैसा पार्ट थ्योरम का वैसा पार्ट जो थ्योरम का वैसा पार्ट कोरोलरी क्या है? थ्योरम का वैसा पार्ट है जिसको थ्योरम से ही लिया गया हो। किससे लिया गया हो? तो कोरोलरी इज द पार्ट ऑफ थ्योरम विच इज, या इसको बोल सकते हैं विच इज डिडक्टेड बाय द थ्योरम। इसका डिफिनेशन चलिए आते लिख। स्टेटमेंट डिडक्टेड फ्रॉम अ थ्योरम, वैसा स्टेटमेंट जिसका ट्रूथ, जिसका सच्चाई कहाँ से हमको डिडक्ट किया गया है? तो थ्योरम से डिडक्ट किया गया है। किससे डिडक्ट किया गया है? थ्योरम से डिडक्ट किया गया है, मतलब थ्योरम का ही एक पार्ट हो गया। ठीक है, तो एक एक्जियम और पोस्टुलेट का हम दे दिए एग्जाम्पल। थ्योरम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कोई भी थ्योरम का एग्जाम्पल ले लीजिए। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। कोरोलरी का एग्जाम्पल कैसे आप समझिएगा? तो डैट मीन्स वैसा थ्योरम, वैसा स्टेटमेंट जिसको ट्रूथ के लिए थ्योरम का यूज करना पड़े। बहुत ऐसे पार्ट होते हैं आपको मिलेंगे। जैसे ये भी बोल सकते हैं कि आइसोसेलस का दो साइड इक्वल हो रहा है, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि क्या बोलेंगे इसको, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होगा। ये तो हमको थ्योरम पढ़ना नहीं है, बट ये तो हम लोग को पढ़ना है कि एक ट्रायंगल के सम कितने डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तीनों को हम सम करेंगे तो ए, बी और सी, तो सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो डैट इसी का तो ये पार्ट है, इसी का तो ये जो यहाँ हमको मिला है इसी का सच्चाई हमको इसमें मिलेगा। तो डैट मीन्स थ्योरम का क्या हो जाएगा? कोरोलरी एक पार्ट हो जाएगा। इतना राम कहानी आपके एग्जाम्पल से एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने से रिलेटेड बहुत काम देगा। क्या ये सब टर्म होते हैं? अब हम लोग देखेंगे यूक्लिड के ऊपर। यूक्लिड ज्योमेट्री के चैप्टर में हम लोग को यूक्लिड का एक एक्जिम पढ़ना है। यूक्लिड एक्जिम दिए हैं 60 ठो, उसके बारे में जानते हैं पहले। आइए यूक्लिड का एक्जिम हम लोग देखते हैं बारी बारी से। यूक्लिड का एक्जिम क्या था? पहला था थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्या कह रहा है? लिख लेते हैं इस चीज़ को। थिंग विच, यूक्लिड का जो एक्जिम था, जो बोल रहे थे कि 7 ठो एक्जिम दिए थे, वही बोल रहे थे कि जो स्टार्ट जो करता है उसको मजाक के तौर पर उड़ाया जाता है। तो यूक्लिड जो बता रहे थे वो जनरल यूज में जो चीज़ आता है दैनिक जीवन में वही चीज़ था। पहला क्या एक्जिम था उस पर बात करते हैं। थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कहने का मतलब है a प्लस बी जो होगा वो क्या होगा? b प्लस ए का इक्वल होगा। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, सेम चीज़ है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी जो होगा b प्लस ए के क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। आपको 8 क्लास में इसका प्रॉपर्टी भी पढ़ना है, ऐड का प्रॉपर्टी में। पहला एग्जाम्पल को आप समझ गए, पहले एक्जिम को। दूसरे एक्जिम को समझिए। कह रहा है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। डैट मीन्स यही चीज़ को आप समझिए ना। इफ इक्वल्स आर एडेड, अगर ए में हम कोई इक्वल चीज़ ऐड कर रहा है, ठीक है ना, डैट मीन्स पी नहीं,
ए प्लस बी जो यहाँ पे सेम है, ये दोनों सेम तो है ना, तो ये दोनों को एक साथ लिख दीजिए, ए प्लस बी प्लस बी प्लस ए, इक्वल को ऐड कर रहे हैं तो इस क्या होगा, ये भी तो सेम हो जाएगा, बी प्लस ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कॉमन चीज़ यहाँ भी है, यहाँ भी है, सेम चीज़ यहाँ है, यहाँ है। तो वही कह रहा है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, ये जो पूरा पार्ट होगा एक दूसरे क्या होगा, इक्वल होगा। थर्ड, इफ इक्वल आर सबट्रैक्टेड, तीसरा ये, इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड, अगर मान लीजिए कि इक्वल चीज को ए प्लस बी बराबर क्या है, बी प्लस ए है, ये आप जान रहे हैं ना, इसको अगर हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है, तो हम क्या करेंगे कि इसी को अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, वो चीज़ सेम आएगा। मतलब ए प्लस बी में से हम माइनस कर दे बी प्लस ए को, तो जो वैल्यू मेरा आएगा वो रिमाइंडर यही क्या आएगा, बी प्लस ए। देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए के, तो हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ए प्लस बी में से कोई अगर p को हम घटा दें, वही b प्लस ए में से भी अगर हम p को घटा दें, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नहीं, इक्वल चीज़ है, ये दोनों किसका इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है, तो इसमें से सेम इक्वल चीज़ को हम घटा रहा है, सेम को हम क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, द रिमाइंडर आर, जो मेरा रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर वैल्यू यही ना, घटाने के बाद जो आएगा वो वैल्यू क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। चौथा आ जाइए, थिंग विच इज कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब है थिंग विच इज कोइंसाइड, कोइंसाइड और एक चीज़ होता है डिस्टिंग्विश्ड, दो चीज़ अलग अलग होता है। कोइंसाइड एक ही पॉइंट हो गया, एक पॉइंट एक दूसरे के ऊपर है तो कोइंसाइड हो गया, और टू अलग अलग पॉइंट हो गया, दो अलग अलग पॉइंट हो गया ए एंड बी, तो इसको क्या बोलेंगे, ए डिस्टिंग्विश पॉइंट हो जाएगा। बट ए भी इसी पे है और बी भी इसी पे है, तो क्या एक दूसरे को होगा, कोइंसाइड होगा। दैट मीन्स थिंग विच इज कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब एक दूसरे के ऊपर एक ही चीज़ है तो कब एक दूसरे के ऊपर एक होगा, जब वो बराबर होगा। नहीं, कोइंसाइड अगर मान लीजिए कि एक ट्रिंगल जो है दूसरे को कवर कब करेगा, जब उसका सेम साइड और सेम पेरीमीटर क्या होगा, सेम होगा, तभी तो एक दूसरे को ढकेगा। नहीं तो कोइंसाइड दैट मीन्स इससे रिलेटेड है कि एक दूसरे के ऊपर कब होगा। फिजिक्स में भी ऐसा क्वेश्चन लेंस में आप लोग को बताया जाता होगा, जैसे कहीं कहीं पॉइंट को निकालने के लिए लेंस फार्मूला में आप लोग को माना जाता है कि ए जो है, ए वाला पॉइंट, सॉरी देख लीजिएगा वीडियो, जब यहाँ पे पोल को, जब पोल यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो पोल इसका नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो कोई ऐसा पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं कि एक यहाँ भी है, यहाँ वाला पॉइंट जो है ए और पी आपस में क्या है, कोइंसिडेंट है, मतलब कोइंसाइड है। कोइंसाइड का मतलब सेम चीज़ जो ए के ऊपर कह रहा है बात वही पी के ऊपर लागू होगा, डैट मीन्स ए पी के करीब हो गया, ठीक है ना। तो फिजिक्स में ऐसा ऐसा आता है। पांचवा क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मान लीजिए कि एक आम है, आम का आप एक पार्ट आप काट लेते हैं, इतना वाला जो पार्ट है वो काट लिए, तो ये जो है इसका जो पार्ट हुआ, यही तो पार्ट हुआ, ये पार्ट ये पूरा से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा कि नहीं होगा, और जो पार्ट था हमेशा छोटा होगा और जो होल है वो बड़ा होगा। वही तो कह रहा है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। एक आम का काटा हुआ भाग पूरे आम से हमेशा छोटा ही होगा, आम बड़ा ही होगा, ठीक है। छठा पे बात करते हैं, थिंग विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कह रहा है कि थिंग्स विच आर हाफ्स, अगर इसी का आप हाफ कर दिए इक्वल्स क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अगर ए बी दोनों सेम है, ए और बी दोनों सेम है, तो ए का हाफ और बी के हाफ के क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब यही है। सातवें में भाई है, थिंग विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। ए और बी दोनों सेम है तो डबल कीजिए ना, दोनों को डबल कर दीजिए, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा।
नहीं होगा। तो यही 7 ठो एक्जिम जो हमारे देखने से लगता है कि बिना पढ़े हुए भी ये चीज़ हमारे साथ घटते हुए रहता है, दैनिक जीवन में यूज हमेशा होते रहता है। तो इसी चीज़ को यूक्लिड शुरुआत के तौर पर मैथमेटिक्स में लाए थे, ज्योमेट्री में ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट डेवलप करने से पहले इस सब चीज़ को बताए थे, जो हंसी का पात्र बना था, बट वो क्या था, ऑथेंटिक चीज़ था। अब आते हैं क्लास 9 से रिलेटेड जो टर्म है उसको बात करते हैं। कुछ पोस्टुलेट हैं। पोस्टुलेट क्या होते हैं, वैसा एक्जिम का पार्ट जो ज्योमेट्री में रिलेटेड हो, ज्योमेट्री से रिलेटेड हो। तो कुछ पोस्टुलेट देखेंगे। हाँ, क्या है, यूक्लिड 5 पोस्टुलेट दिए थे। तो पोस्टुलेट नंबर 1, पोस्टुलेट नंबर 1 कहता है ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रा, स्ट्रेट लाइन लिख लेते हैं, ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा। पोस्टुलेट हम लोग लिख लिए हैं। पहला क्या है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट, क्या है, एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कह रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन जो है इस पॉइंट से लेकर के इसी पॉइंट तक ना आ रहा है, नहीं, एक पॉइंट से कहाँ तक जा रहा है, अनदर पॉइंट तक जा रहा है। स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉ, एक स्ट्रेट लाइन कब ड्रॉ हो सकता है, जब हम 2 पॉइंट तक उसको खींच सकते हैं। एनी ड्रॉ लाइन मे बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो खींचा गया लाइन है वही तो स्ट्रेट लाइन कहलाता है। पोस्टुलेट नंबर 1 यही था। पोस्टुलेट नंबर 2 क्या बोले कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली। टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेटेड का साइन होता है दोनों तरफ से ओपन। क्या होता है, ये क्या बन गया, ये लाइन सेगमेंट बन गया, बट लाइन सेगमेंट के दोनों साइड ऐसे और ऐसे लगा दिया गया, ये पॉइंट को हटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग लाइन हो जाएगा। डैट मीन्स जो लाइन मेरा है वो हमेशा टर्मिनेटिंग रहता है। मतलब इसको कहाँ तक खींच सकते हैं, कोई डिफिनिट नहीं है, कोई डिफिनिट नहीं है। तो वही तो कह रहा है कि अ टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली, उसको अनंत तक हम खींच सकते हैं। ठीक है। तीसरा, अ सर्कल कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, एक सर्कल को एनी सेंटर से खींच सकते हैं। इसका सर्कल ए हो गया, सर्कल का सेंटर ए हो गया, इसका रेडियस ए हो गया। दूसरा सर्कल हम बड़ा खींच सकते हैं, उसका एक अलग सेंटर होगा, उसका अलग रेडियस होगा। वही कह रहा है तीसरा कि जब भी हम सर्कल खींचेंगे तो उसको हम एनी सर्कल से, एनी रेडियस से कोई एक हम सर्कल खींच सकते हैं। सर्कल खींचने के लिए हमको क्या जरूरी है, तो एक सेंटर का जरूरी है और एक रेडियस का जरूरी है। तो सेंटर एक ले लीजिए, सेंटर एक पॉइंट ले लीजिए यहाँ और यहीं से घुमा दीजिए पूरा गोले गोले, तो क्या हो गया, अब सेंटर से सरकमफ्रेंस तक मिलाने वाला जो डिस्टेंस होगा यही तो आपका रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया। वही तीसरा नंबर पोस्टुलेट था। चौथा कह रहा है ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। सभी जो राइट एंगल होते हैं, सभी जो समकोण होते हैं, समकोण, वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो, वैसा कोण जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो, क्या कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है, समकोण कहलाता है। तो एक राइट एंगल हमेशा दूसरे राइट एंगल के बराबर ही ना होगा, क्योंकि मेजरमेंट तो दोनों का सेम ही ना होगा जी। तो बड़ा बनाइए फिगर या छोटा बनाइए, लेकिन राइट एंगल का मेजरमेंट कितना के इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा। एक छोटा भी आप बना करके देखिएगा, उसमें भी राइट एंगल बनेगा तो 90 डिग्री का ही बनेगा। एंगल का जो मेजरमेंट रहेगा वो सेम रहेगा। पाँचवा बहुत अच्छा समझने वाला है, इसके लिए जगह की भी जरूरी है। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा पर, एक सरल रेखा पर दो स्ट्रेट लाइन, दो सरल रेखा फॉल करता है, मतलब गुजरता है, उससे दो सीधी रेखा गुजरता है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, बनाइए ना, पहले बना लेते हैं। एक ए रेखा हो गया, इस पे दो
क्या हो रहा है, दो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है ऐसे, ये भी हो गया। अब इसको क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन को दो स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहा है, तो इसका जो इंटीरियर होगा लाइन, मेक द इंटीरियर लाइन, मेक द इंटीरियर एंगल, इसका इंटीरियर एंगल कौन कौन बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। इंटीरियर एंगल मतलब अंतःकोण, हिंदी में अंतःकोण। तो एक ही साइड के कह रहा है, ऑन द सेम साइड, सेम साइड। अगर इंटीरियर एंगल ई लेंगे तो मेरा दूसरा इंटीरियर ए हो जाएगा, अगर ई लेंगे तो दूसरा ए होगा। बट कौन लेंगे, ए वाला पेयर लेंगे कि ए वाला पेयर लेंगे, तो आगे बताएगा। तो कह रहा है ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली मीट ऑन द साइड। हाँ, मीट कब करेगा, तो मीट देखिए इधर अगर आप बढ़ाइएगा तो कितनों दूर बढ़ाइएगा तो दोनों मीट नहीं करेगा, तो इसलिए हम इधर नहीं बढ़ाएंगे, हम इसको इधर बढ़ा देंगे। इस फिगर को मिटा दो। तो क्या कहा, इसी को हम ऐसे बढ़ा दिए, इसको हम ऐसे बढ़ा दिए, तो मीट कर गया किसी एक पॉइंट पी पे। तो कह रहा है मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। इसका जो इसका जो सम होगा, अगर मान लीजिए ये है ये बी है, तो ए प्लस बी जो होगा ये हमेशा टू राइट एंगल, दैट मीन्स 180 से क्या होगा, हमेशा लेस होगा। फिर से पढ़ लीजिएगा, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेक टुगेदर लेस देन indefinitely meet on that side on which the sum of angles is than to right angle, sum of angle is less than to the right angle। ये जो एंगल होगा, ये दोनों का सम जो होगा, क्या टू राइट एंगल से कम होगा कि नहीं होगा, तो हमेशा कम होगा। पोस्टुलेट नंबर 5 था, यही समझने वाला था कि एक स्ट्रेट लाइन, दो गो स्ट्रेट लाइन एक उसमें फॉल करता है, तो उसके बीच बनने वाला इंटीरियर एंगल, ये दोनों का सम 180 से कम होता है, यही तो कह रहा था। चलिए पोस्टुलेट ये हो गया ख़त्म। अब देखते हैं 9 क्लास के एक्सरसाइज को। ये जो आप बताए हैं एक्जिम और पोस्टुलेट 7 और 5 12 को, इसी से रिलेटेड आपका पूरा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए आते हैं एक्सरसाइज 5.1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो रीजन आपको जो बताया है उसी से रिलेटेड देना है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, आपको याद होगा क्या, पोस्टुलेट नंबर 1, ये इसका रीजन हो जाएगा। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, नहीं, एक पॉइंट से क्या हम सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को हम पास कर सकते हैं, नहीं, कितने लाइन को, इनफाइनाइट लाइन को। देयर आर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ हम एक लौता यूनिक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि क्या इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर देंगे, नहीं, फॉल्स हो जाएगा। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली ऑन बोथ द साइड, यस। टर्मिनेटेड लाइन क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, तो प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली ऑन द बोथ साइड, लाइन का डिफिनेशन है, नहीं, टू टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, मतलब उसको, सॉरी उल्टा हो गया। टर्मिनेटेड लाइन यहाँ पे आ गया जिसका फिक्स पॉइंट है, जैसे उसको हम बढ़ा क्या सकते हैं, टर्मिनेट कर गया उस पॉइंट पे, तो यही देखिए ना, टर्मिनेटेड लाइन है। जैसे आप लाइन सेगमेंट पढ़े होंगे ना, लाइन सेगमेंट के क्या होता है, दो, जो पोस्टुलेट नंबर 2 था, पोस्टुलेट नंबर 2 आप देख लीजिएगा, वही है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली, तो ट्रू आपको जस्ट बन गया, क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, ट्रू हो जाएगा। इफ़ टू सर्कल आर इक्वल आर देयर रेडियस आर इक्वल, ठीक तो है, एक दो सर्कल का अगर सेम रेडियस है तो दोनों क्या होगा, सेम ही तो होगा, क्योंकि रेडियस सेम तो सर्कल का और मैग्नीट्यूड आर सेम। अब फिगर में देखिए, कह रहा है कि ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स वाई, ए बी बराबर एक्स वाई, तो आपको पोस्टुलेट नंबर 1 था, एक दूसरे के इक्वल है,
तो ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो क्या ए बी एक्स वाई के बराबर नहीं होगा? जरूर होगा। पोस्टुलेट नंबर 1 इसका रीजन हो जाएगा। अगला है गिव ए डिफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। डिफिनेशन देना है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है? जो कभी नहीं आपस में मिलेंगे, जिसके बीच के डिस्टेंस हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे, हर जगह पे सेम होंगे। बीच का डिस्टेंस हमेशा हर जगह पर सेम होंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस भी देखना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द बोथ लाइन आर इक्वल देन द बोथ लाइन आर वी पैरेलल। क्या बोले कि दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी अगर सेम हो तो दोनों रेखाएं आपस में क्या कहलाएंगे? समानांतर कहलाएंगे। यही तो हो जाएगा पैरेलल लाइन का। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा? वैसे दो लाइन जिन दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता हो वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगा। लाइन सेगमेंट, दैट आर लाइन सेगमेंट, दैट आर लाइन सेगमेंट जिसका 2 पॉइंट फिक्स हो, ए फिक्स इसका लेंथ हो, वैसा लाइन सेगमेंट क्या है? तो लाइन का एक पार्ट है जिसका डिफिनिट मेजरमेंट होता है, ठीक है ना। अगला क्या है? अगला है रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल का रेडियस क्या होता है? यहीं बनाए थे फिगर, यहीं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही तो रेडियस कहते हैं। इस सर्कल में भी तो ये सेंटर से सरकमफ्रेंस तक मीट करने वाला जो डिस्टेंस होगा वही तो रेडियस होता है। तो क्या हो जाएगा? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक मीट करने वाला लाइन क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ सर्कल कहलाता है। तो इसको बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन सरकमफ्रेंस टू सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। वृत्त के परिधि तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाता है। परिधि तथा वृत्त के परिधि तथा वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अगला स्क्वायर, स्क्वायर क्या है? जिसका ऑल एंगल 90-90 हो, ठीक है ना, और हर साइड क्या हो? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर 90 डिग्री टू इच अदर। और इसका होता है बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, 9th में देखेंगे हम लोग। अब एक कंसाइडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो, जो दोनों पोस्टुलेट है उस पर बात करना है। गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी आर एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी। ये जरूरी थोड़ी है, पहले इसको गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो को डिस्टिंक्ट पॉइंट है, फिक्स पॉइंट को ही डिस्टिंक्ट पॉइंट बोलते हैं। अब इसके बीच में देयर एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। जरूरी है सी मेरा यहाँ ही होगा, बीच में ही होगा, ऐसा थोड़ी है सी मेरा इधर भी हो सकता है। तो इसको कंसाइडर करना है पोस्टुलेट के ऊपर। अगला कह रहा है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नोट ऑन द सेम लाइन। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नोट ऑन द सेम लाइन, दैट आर नोट ऑन द सेम लाइन। क्या 3 जो लाइन है एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नोट ऑन द सेम लाइन, क्या ये सेम लाइन पे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर ऊपर अगर यही पॉइंट ले ले तो सेम लाइन पे हो गया? नहीं, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। तो यही है डिटेल में क्या हम इसको बताएं, जो एग्जाम में पोस्टुलेट समझाने वाला था वही हम समझा दिए। और बाकी इधर 4 नंबर है, इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी बराबर बी सी देन प्रूव दैट ए सी बराबर हाफ ए बी। हाँ, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। क्या कहा? इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए बी, लाई बिटवीन बीच में कह रहा है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट ए एंड बी है, इसके बीच में कोई पॉइंट सी है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन ड्रा होगा ए बी, ये जो मेरा लाइन ए बी हुआ और क्या बन रहा है? लाइन सेगमेंट ए सी और एक सी बी बन रहा है, यही 3 को लाइन सेगमेंट तो बन रहा है। तो ए बी जो होगा, क्या ए बी का हाफ बी सी के बराबर होगा या ए सी के बराबर होगा? तो बिटवीन कहिए दिया तो ये बिटवीन बीच में कहिए दिया तो बीच वाला चीज़ उस चीज़ को 2 बराबर भाग में बांटता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए सी बराबर बी सी एंड ए बी का हाफ ये दोनों के बराबर होगा। ए सी बराबर हाफ इंटू ए बी या बी सी बराबर हाफ इंटू ए बी, इसी को लिख सकते हैं, यहाँ तो लिख ही दिए। चलिए अगला 5वां नंबर क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी
प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट। सी को अगर मिड पॉइंट कहा जाए, फिगर में देखिए, सी को अगर मिड पॉइंट कहा जाए लाइन सेगमेंट ए बी का, तो प्रूव करना है कि डेट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। कोई पॉइंट होगा, कोई लाइन सेगमेंट होगा तो उसका एक और एक इकलौता एक ही तो मिड पॉइंट होगा, क्योंकि एक ऐसा ही पॉइंट होगा जो उसको दो बराबर भागों में बांट रहा होगा, चाहे वो बड़ा लीजिए या छोटा लीजिए। इसका भी क्या होगा, कोई ऐसा ही पॉइंट होगा जो उसको दो बराबर भागों में बांटता होगा, और वो पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा। अगर मान लीजिए कि ये 15 है तो 7.5 के बाद जो वाला जो 7.5 पे पड़ने वाला पॉइंट होगा वही तो फिक्स होगा। इसका लेंथ अगर 10 है तो 5 वाला पॉइंट ही तो मिड पॉइंट होगा। इसका अगर 12 है तो 6 वाला पॉइंट ही तो मिड पॉइंट होगा। तो किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, और वह सिर्फ और सिर्फ एक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फिगर देखना है 5.10 को, ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, ठीक है ना। देन प्रूव दैट ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। इसको कैसे प्रूव कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर आपका दिया हुआ है ऐसे, पहला पॉइंट ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। कह रहा है कि ए सी बराबर बी डी गिवन में दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव डैट क्या करना है, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। तो देखिए ना, अब हम लिख सकते हैं कि ए सी बराबर क्या, बी डी, यही तो आपका ए सी बराबर बी डी गिवन से लिख सकते हैं। इसी को आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जो आपको है ए सी बराबर क्या दिख रहा है, ए सी बराबर आपको दिख रहा होगा ए बी प्लस बी सी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ए बी प्लस बी सी। इसको भी आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। फिर आप देख रहे होंगे कि बी डी, बी से डी तक का डिस्टेंस है, इसको भी आप लिख सकते हैं कि बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी, इसको आप 3 मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको दिख गया होगा कि एक में से दूसरा और तीसरा को घटा दीजिए, एक में से इसमें से ये दोनों को घटा दीजिए, तो क्या बच जाएगा, तो ये जो आप घटाइएगा तो आपको बच जाएगा ए बी प्लस, लिख लीजिए सब्ट्रैक्ट 1, सब्ट्रैक्ट 2 and 3 इन 1, 2 और 3 को 1 से घटाने पर जाइए, तो AC से AC घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपको BD। तो यहाँ AC है और यहाँ भी AC है, यहाँ भी BD है, यहाँ भी BD है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि AB प्लस BC बराबर BC प्लस CD। सब्ट्रैक्ट भी नहीं कीजिएगा तो देखिए इक्वेशन 1 में देखिए तो LHS और RHS दोनों इक्वल है, तो यहाँ जो होगा ये दोनों के बराबर होगा ना, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, तो यही चीज़ बात तो यहाँ पे लिखे हैं ए बी प्लस बी सी बराबर बी सी प्लस सी डी। अब बी सी कट गया तो बच गया क्या, आप क्या बच गया, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, यही तो आपको प्रूव करना था, यही हो गया प्रूव। ऐसे ही आपको 5.2 में आपको होगा, 7वां है वाई इज एक्जिम 5 इज द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्जिम यूनिवर्सल ट्रूथ। क्यों, तो बताएं कि एक्जिम हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ ही होता है। 5.2 आइए, 5.2 में कुछ नहीं है, 2 क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाउ वुड यू राइट यूक्लिड 5th पोस्टुलेट सो डैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। कैसे आप इस चीज़ को समझिएगा, तो जो अभी आपका जो लंबा चौड़ा था पोस्टुलेट नंबर 5 हम समझाए थे, उसी चीज़ को आप बोल रहा है कि कैसे आप इसको रीराइट कीजिएगा, ठीक है ना। तो उसको रीराइट करना है। दूसरा है डज यूक्लिड 5th पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। क्या कह रहा है कि पांचों जो पोस्टुलेट आप यूक्लिड का पढ़े उसमें पैरेलल लाइन एग्जिस्ट कहीं पे करता है, एक्सप्लेन करना है। तो आइए इसको चीज़ को समझते हैं कि इफ़ है स्ट्रेट लाइन एल, मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, इसको P मान लिए, एक दूसरा लाइन
जो इस पे फॉल कर रहा है, P और Q जो दो लाइन है इस पे एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो फॉल कर रहा है तो इंटीरियर एंगल वन ऑफ साइड इज टू राइट एंगल दे बाय यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। जो पांचवा पोस्टुलेट नंबर हम बताए थे उसी में तो कहा गया था कि ये दोनों इंटीरियर एंगल, इंटीरियर तो ऐसे चार बनता है बट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल क्या बोला था कि जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो जो बनेगा एंगल वो 290 टू राइट एंगल से छोटा होगा, यही ना कह रहा था। तो पांचवा का ही डीपली सॉल्यूशन है 5.2 का। 5.2 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक और दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन पोस्टुलेट से रिलेटेड है, आप कर लीजिएगा। अगर नहीं होता है तो फिर से उस चीज़ को देखिए। आप वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्लास 9th के जितने भी क्लासमेट हैं उन लोग के बीच में शेयर करें, ठीक है।